90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की। नमस्कार, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 एफएम और आज है हमारा स्पेशल प्रोग्राम सेहत संजीवनी, जिसमें हम बात करेंगे शरीर के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से के बारे में। जी हाँ, हम आज बात करेंगे ब्रेन के बारे में, दिमाग के बारे में, और जानेंगे ब्रेन और न्यूरो सिस्टम कैसे काम करता है। तो इसलिए आज हमारे सेहत संजीवनी प्रोग्राम में आज हमारे साथ में स्पेशल गेस्ट हैं कनिष्क सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर राजीव कैद जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वॉइस ऑफ कन्नौज के सेहत संजीवनी प्रोग्राम में। नमस्कार, धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, रोल होता है, वो दिमाग का होता है, ब्रेन का होता है। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास में कुछ सवाल हैं। पहला सवाल ये है डॉक्टर साहब, ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं, थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को एक्सप्लेन कीजिए। न्यूरॉन्स जो होते हैं ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक यूनिट होता है। पूरा नर्वस सिस्टम जो है इन्हीं न्यूरॉन्स से बनता है। इसमें एक हेड होता है और एक लंबी सी इसमें वायर ऐसा कनेक्शन होता है जिसको एक्सॉन बोलते हैं, और ये वायर आगे जाके डिफरेंट अदर एक्सॉन्स के साथ में आपस में मिलता है और मिलकर पूरा एक रिले सिस्टम बनाता है, जिससे कि बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं और उससे गाइडेंस लेके अपने वर्क करते हैं। जी जी, ओके। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं और क्या उनका जो है काम होता है करने के लिए। तो आपने एक्सप्लेन किया उसको बहुत अच्छे से। उम्मीद है हमारे लिसनर्स को अच्छा लगा होगा, उन्हें नॉलेज मिली होगी। इसी से रिलेटेड एक और सर छोटा सा सवाल है मेरे पास में। सर, ये हेड इंजरी कितना ज्यादा खतरनाक होती है, उसके क्या प्रभाव होते हैं, थोड़े से हमारे लिसनर्स को इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। जैसे कि अलग अलग जगह पे इंजरी में अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स होते हैं। ब्रेन में थोड़े से रिस्पॉन्स इस तरह से अलग होते हैं क्योंकि ब्रेन की सेल्स का जो न्यूरॉन्स होते हैं इनका दोबारा डेवलपमेंट नहीं होता है। जी जी। हड्डी टूट जाती है, बोन्स टूट जाती हैं, तो बोन्स की जो सेल्स होती हैं रीजनरेट कर जाती हैं, और स्किन कट जाती है, वो स्किन दोबारा से रीजनरेट कर जाती है। लेकिन जो एक्सॉन्स जो न्यूरॉन्स होते हैं जब एक बार टूट जाते हैं दोबारा बनते नहीं। बस एक यही प्रॉब्लम जो है ब्रेन के साथ आती है जो कि इसको खतरनाक बनाती है, क्योंकि इसमें रीजनरेशन की क्षमता नहीं होती है। जो भी इंजरी हो गई तो हम लोग खाली ये कर सकते हैं कि जो उसके आसपास के न्यूरॉन्स बचे हुए हैं उनको ज्यादा हेल्दी बनाएं, जिससे कि उसका काम वो टेक ओवर कर सकें। वो कब ज्यादा मात्रा में अगर डैमेज होता है तो वो नहीं टेक ओवर कर पाते हैं। अगर कुछ न्यूरॉन डैमेज होते हैं तो आसपास के न्यूरॉन्स उनके वर्क को टेक ओवर करके नॉर्मल लाइफ लीड करने में सहायता करते हैं। ओके, बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। उम्मीद है हमारे लिसनर्स को अच्छा लगेगा, नॉलेज मिलेगी और वो आगे इस नॉलेज को जो है आगे ट्रांसफर करेंगे, लोगों को बताएंगे इसके बारे में। बहुत अच्छा आप हेड इंजरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जानना चाहेंगे कि हेड इंजरी जो है वो कितनी तरह की होती है और हेड इंजरी में सबसे क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो कब होती है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए। हेड इंजरी में ब्रेन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जब भी इंजरी सुपरफिशियल की तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है, जो ब्रेन के सेल ब्रेन की जो सरफेस की तरफ इंजरी होती है, तो वो हम लोग ऑपरेट भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। लेकिन इन केस अगर जितना डीप जाते जाते हैं ब्रेन में, वहाँ पे जो डैमेजेस होते हैं उसमें ऑपरेशन करना भी मुश्किल होता है और साथ में उसका डैमेज भी ज्यादा होता है। और जैसे ब्रेन स्टेम के एरिया में अगर एक बार इंजरी हो जाती है तो वो रिकवरी भी नहीं होती उसमें। ओके। ब्रेन स्टेम के अंदर डिफरेंट हमारे जो भी वाइटल्स होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर के सेंटर, कार्डियक सेंटर, वो सब होते हैं। तो अगर वहाँ पे ब्रेन स्टेम के आसपास डैमेज हो जाए, खिंचाव आ जाए, तो उस केसेस में रिकवरी नहीं भी होती कई बार। ओके ओके।
बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपने इतना एक्सप्लेन किया, इतना बताया ब्रेन इंजरी के बारे में। डॉक्टर साहब, इसी से रिलेटेड एक और हमारे पास में एक हमारे लिसनर का सवाल था। उन्होंने पूछा है कि हम मतलब ये जानना चाहेंगे कि क्रिटिकल इंजरी के क्या लक्षण होते हैं और हमें कैसे पता चलता है कि पेशेंट को क्रिटिकल हेड इंजरी है। बेसिकली जो हम लोगों के यहाँ ग्लासगो कोमा स्केल का रहता है, जीसीएस स्कोर होता है। ये जीसीएस स्कोर नॉर्मल आदमी का 15 होता है, डेड पर्सन का 3 होता है। 8 और 8 के नीचे जीसीएस स्कोर वाले पेशेंट सीरियस, और जितना नीचे जाते हैं 8 से 3 की तरफ उतना ही वो डेंजरस होते जाते हैं। और इसमें 3 तरह की चीजें ली जाती हैं। आई ओपनिंग देखी जाती है, मोटर रिस्पांस देखा जाता है और वर्बल रिस्पांस देखा जाता है। अगर मरीज जो है आंख खोल रहा है या चुटकी देने पे आंख खोल रहा है तो अच्छा रिस्पॉन्स माना जाता है। और पेशेंट का ये देखते हैं कि वो बातचीत कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, आपने नाम पूछा बता रहा है तो इसका मतलब पेशेंट सेफ है। तीसरा होता है कि आप जैसे चुटकी वगैरह काटते हैं, पेन देते हैं बॉडी के पार्ट को, और अपने हाथ उठा के वो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, या आपके चुटकी जहाँ काटी उस जगह ले जाके हाथ को रब करता है, तो इसका मतलब पेशेंट अभी ब्रेन उसका काम कर रहा है और लोकलाइज कर पा रहा पेन को। अगर वो लोकलाइज नहीं कर पाता है और जैसे हम कुछ चुटकी काटते हैं या कोई पेन देते हैं और शरीर को ऐंठा लेता है, तो वो रिस्पॉन्स जो है बहुत खराब माना जाता है। ओके, दैट्स ग्रेट। आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी डॉक्टर साहब। उम्मीद है हमारे लिसनर्स को अच्छा लगेगा, नॉलेज मिली होगी उन्हें और नॉलेज मिलेगी आगे भी। और इसी तरह की इंफॉर्मेशन जो है हम लोगों के साथ में शेयर करते हैं तो उनके लिए बेनिफिट्स होता है ऑफ कोर्स। इसी से रिलेटेड एक और छोटा सा सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हेड इंजरी जो है वो पेशेंट के लिए मतलब सीटी स्कैन इस कंडीशन में कितना जरूरी होता है? सीटी स्कैन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सीटी स्कैन में हम अंदर के जितने भी ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, क्या ब्लीडिंग है, उसको ऑपरेशन की जरूरत है कि नहीं जरूरत है, और एक डैमेज है तो कितना डैमेज है, उसकी प्रोग्नोसिस क्या रहेगी, इस सबको हम लोग सीटी स्कैन से ही डिसाइड कर पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एमआरआई डॉक्टर साहब करा लीजिए, तो एमआरआई जो है हेड इंजरी पेशेंट्स में सेकेंडरी वैल्यू क्या होता है कि उसमें जब फर्दर हम लोग को जांच करनी होती तो देखना पड़ता है। प्राइमरली हमको सीटी चाहिए होता है। सीटी में 2 फायदे होते हैं, एक तो ये सस्ता होता है, दूसरा इसमें करने में टाइम ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि पेशेंट हेड इंजरी के कई बार अनकॉन्शियस होते हैं, वो हिलते रहते हैं, तो एमआरआई उस समय अगर आधे घंटे के एमआरआई हम कराएंगे तो वो प्रॉपर इमेजेस नहीं आ पाती। सीटी स्कैन फ्यू सेकंड्स के अंदर लिया जा सकता है, तो उसमें थोड़ा बहुत अगर पेशेंट हिलता है या बीच में हिलने में थोड़ा समय देता है तो सीटी स्कैन में इमेजेस अच्छी आती है, तो हमेशा हेड इंजरी के मरीजों में सीटी स्कैन प्रेफर किया जाता है। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब आपने कहा कि एमआरआई जो है टाइम भी लेता है और लॉन्ग प्रोसेस है, उसमें बहुत सारी चीजें क्लैरिटी के साथ में टाइम के अकॉर्डिंग ही मिल पाती हैं। थोड़ा आई थिंक सो कि वो थोड़ा कॉस्टली भी होता होगा, लेकिन आपने कहा सीटी स्कैन जो है वो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और जल्दी काम करता है। तो उम्मीद है हमारे लिसनर्स को ये बात समझ में आई होगी, नॉलेज मिली होगी। और अच्छे एक और छोटा सा सवाल है जो हमारे किसी एक लिसनर्स ने पूछा है कि ये हेड इंजरी जिस पेशेंट को होती है तो उसके लिए 48 घंटे जो हैं 48 आवर्स जो हैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, क्या ऐसा माना जाता है? एक्चुअली जितने भी हेड इंजरी के पेशेंट्स होते हैं उनमें और भी साथ में एसोसिएटेड इंजरीज हो सकती हैं, जैसे कि चेस्ट में इंजरी या एब्डोमेन में इंजरी। तो उन इंजरीज का कई बार ऐसा होता है कि इमीडिएटली उसका असर नहीं दिखाई देता, 48 आवर्स के अंदर वो जितनी भी चोटें साथ में एसोसिएटेड होती हैं वो अपना फुल फॉर्म में आ जाती हैं। मतलब अगर छोटी मोटी ब्लीडिंग पेट के अंदर हो रही है तो बढ़ जाती है, तो दिखाई दे जाती है। वैसे हेड इंजरी के पेशेंट में 14 डेज इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि 48 घंटे। अगर मतलब पेशेंट के अगर दिमाग में ये है कि 48 घंटे हो गए तो पेशेंट मेरा सेफ है, तो ऐसा नहीं है। ब्रेन के मरीजों में ये समय 14 दिन का होता है, जो कि बहुत लंबा है। ओके, दैट्स ग्रेट। आपने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया डॉक्टर साहब। जाते जाते एक और लास्ट क्वेश्चन है आपसे, एक और आखिरी सवाल है हमारा। डॉक्टर साहब, ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर पेशेंट को हेड इंजरी हुई है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए जिससे मरीज की जान बचाई जा सके? थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। हेड इंजरी के पेशेंट्स को, क्योंकि हमने जैसे बताया कि साथ में एसोसिएटेड इंजरीज हो सकती हैं, तो पेशेंट को ज्यादा मूव नहीं करना चाहिए, खाली पेशेंट को लेटरली कर देना चाहिए। अगर इंजरी के समय मुंह के अंदर कोई क्लॉट्स हैं तो वो निकाले जा सकते हैं, उंगली से भी निकाल सकते हैं। उसका रेस्पिरेशन मेंटेन करना चाहिए, और जितनी जल्दी हो उसे एक लकड़ी के लॉक की तरह शिफ्ट करा के किसी भी प्राइमरी केयर में ले आना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे ब्लीडिंग को चेक किया जा सके, उसका जो एयरवे है वो प्रोटेक्ट किया जा सके, और अगर ब्लीडिंग के ब्लड लॉस ज्यादा है तो आईवी फ्लूइड वगैरह
शुरू किया जा सके। उसके Okay. बाद में फर्दर फिर हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट बाद में सीटी स्कैन कराते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो जरूरत होती है वो फिर स्पेशल ट्रीटमेंट शुरू होता है। ओके, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की, हेड इंजरी के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में आपने बताया, पूरा न्यूरो सिस्टम कैसे काम करता है, ब्रेन इंजरीज जो है वो मतलब क्या होती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, पेशेंट्स के साथ में क्या करना चाहिए, किस कंडीशंस में आप लोग काम करते हैं, सब कुछ आपने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छी तरह से। उम्मीद है हमारी लिसनर्स को अच्छा लगेगा, उनको समझ में आया होगा, उनको नॉलेज मिली होगी और इन सब चीज़ों को, नॉलेज को आगे भी वो आगे लोगों के साथ में शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया। आज थे हमारे साथ में डॉक्टर राजीव कैद जी, जो कनिष्क सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन हैं और जिन्होंने ब्रेन इंजरी के बारे में, हेड इंजरी के बारे में इतना सब कुछ डिटेलिंग की और इतना सब कुछ बताया हमारे सेहत संजीवनी प्रोग्राम में। तो लिसनर्स, आप सुनते रहिए सेहत संजीवनी प्रोग्राम। रोज आपको नए नए डॉक्टर्स, रोज आपको नए नए प्रोग्राम्स, नई नई इन्फॉर्मेशन लेके आते रहेंगे हम ऐसे, और लेके आते हैं आपके बेनिफिट्स के लिए, आपके सवालों के जवाबों के लिए। हम आपके लिए, आपकी सेहत के लिए काम कर रहे हैं। सुनते रहिए हमारा सेहत संजीवनी प्रोग्राम, सिर्फ वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 FM पर, आवाज दिल की। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। ये है 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की।